देखते हैं कि तरंग क्या होती है। तरंग का मतलब क्या है? तरंग मतलब अगर कोई पार्टिकल ऐसा जा रहा है, जैसे कि ये, इसको कहते हैं तरंग, इस तरह का मोशन। अब एक चीज होती है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, इसका मतलब क्या है? तो जैसे ये तरंग है, यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से आ गई, तो इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक हम इसको कहेंगे, जितनी इसकी चौड़ाई होगी, इसको कहेंगे तरंग दैर्ध्य। अब जैसे देखो, एक ये हो गई और यहाँ पर ये है, तो ये देखो कि दोनों में से ज्यादा तरंग दैर्ध्य कहाँ होगी? ये बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी थोड़ी। तो देखा जाए तो दोनों की अलग अलग तरंग दैर्ध्य हो गई, तो ये हो जाती है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग की परिभाषा क्या है? तरंग वह विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम के बिना प्रवाह से स्थानांतरित करता है। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है यहाँ से वहां। अब जैसे कि जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, वो कैसे आता है? वो भी तरंग वाले रूप में आता है। तो बीच में कोई माध्यम तो है नहीं है, लेकिन तरंग के माध्यम से वो वहां सूरज से पृथ्वी तक उसकी तरंगें पहुंच रही हैं। तरंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कैसी कैसी? तो पहले सबसे पहली है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग किसी द्रव्यात्म माध्यम में, मतलब ऐसा माध्यम जो कि मतलब किसी न किसी प्रकार का उसको मतलब द्रव्य टाइप की कोई चीज होनी चाहिए जिसमें कि कोई तरंग जो है वो चल सके। माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ होता है जो बिना रूप बदले एक नियत चाल से माध्यम में आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि जल की तरंग है। अब उन तरंगों में, तरंगों के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, तब जाकर जल की तरंगें बनेंगी। रस्सी की तरंग है, स्प्रिंग की तरंग है। तो ये इसके होगा एग्जाम्पल यांत्रिक तरंगों की। फिर उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हमें कोई माध्यम नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें यांत्रिक में जल चाहिए था, लेकिन यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती। इन तरंगों में विद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर परस्पर लंबवत तलों में तथा तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है गामा किरणें, परावैंगनी किरणें। अब हम देख लेते हैं दिखती कैसी है। तो सबसे पहले यांत्रिक तरंग देख लेते हैं। ये है यांत्रिक तरंगे। ये जल वाली, जो बूंद गिरती है तो चारों तरफ क्या होता है? ऐसे रिपल्स बनने लगते हैं पानी में। तो ये पानी की तरंग हो गई। और जैसे कि साउंड वेव होती है, तो ये साउंड वेव बन जाती है। अब इनमें भी अभी पढ़ेंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये देख लिया हमने कि ये यांत्रिक तरंगे हैं, ऐसी होती है यांत्रिक तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी दिखती होंगी? तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत और चुंबकीय, तो एक साइड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत को कहेंगे इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब मिक्स हो जाती तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना लेती, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव। कैसी रहेंगी? अब ये है जैसे कि मैग्नेटिक वेव, ये रेड वाली है मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू कलर वाली है। तो ये ऐसी चलेगी, ठीक है, और ये वाली ऐसी चलेगी। तो एक दूसरे से कितने का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का, मतलब एक दूसरे के लंबवत है। और डायरेक्शन उनकी आगे जाने की इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी? इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। अगर इस लाल वाले में देखा जाए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी इसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। अब ये होती क्या है? तो अब यहाँ देखो, तरंग दैर्ध्य देख लिया, तरंग देख ली। अब अगर तरंग दैर्ध्य कम होती जाए, ठीक है, कम होती जाए, तो क्या होगा? तो जो हम प्रकाश देखते हैं,
जो कि कलर से देखते हैं हम, इतने सारे लाइट देखते हैं, जो सूरज में से जो धूप आती है वो धूप देखते हैं हम। तो क्या है, वो भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जैसे यहाँ पर देखो, ये ज्यादा बड़ी, इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा बड़ी है, तो ये कौन सी तरंग कहलाएगी, ये रेडियो वेव कहलाएगी। फिर उसके बाद आती है थोड़ी कम तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, तो ये हमारी माइक्रोवेव कहलाएगी। ये देखो एग्जाम्पल भी देके रखे हैं, कितनी बड़ी होगी ये इतनी बड़ी होगी कि पूरी बिल्डिंग के बराबर आएगी इसकी एक तरंग दैर्घ्य। फिर माइक्रोवेव कितनी होगी, इंसान की साइज से लेके तितली तक की साइज, मतलब अगर हम सोचे, ये उसके लिए बताया गया है कि अगर सोचो तो इतनी बड़ी होगी। फिर उसके बाद आती है इंफ्रारेड, और ये तरंगे हमें दिखती नहीं है, ना तो ये रेडियो वेव दिखती है, जो रेडियो में यूज होती है वो है ये रेडियो वेव, तो ना तो ये दिखती है, ना तो माइक्रोवेव दिखती है, ना तो इंफ्रारेड दिखती है। हमें कौन सी दिखती है, हमें विजुअल दिखती है, दृश्य प्रकाश, ये दिखती है। और ये होती है, सात सात कलर होते हैं इसमें। फिर उसके बाद और छोटी छोटी तरंग दैर्घ्य करते जाओ, तो उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट, जो कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश निकलता है उसमें से, यूवी लाइट निकलती है सूरज में से, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है, कैंसर होता है इससे अगर इसके ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं तो ये अल्ट्रावायलेट आ जाती है। उसके बाद आती है एक्सरे, फिर उससे और सबसे कम वो होती है गामा रे। एक्सरे कहाँ यूज होती है, जो हम एक्सरे करवाते हैं उसमें यूज होती है। तो ये आखिर कितनी होगी, अगर इसकी साइज देखी जाए तो इसकी साइज एक एटम के बराबर होगी, और गामा रे इतनी छोटी है कि वो एक एटॉमिक न्यूक्लियर के बराबर होगी। तो ये उनकी हो गई कितनी कितनी सी तरंग दैर्घ्य होंगी, और ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रकार की होती है इसमें, मतलब 7 टाइप से बटी हुई होती है। तो ये वही है, ये गामा रे लिखा है, गामा किरणें, वही है गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। 7 में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। अब उसके बाद होती है कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, तो इन दोनों में अंतर आता है। तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ में क्या करेंगे, लंबवत कंपन करेंगे, और अनुदैर्घ्य में क्या करेंगे, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा की अनुदिश कंपन करेंगे। अब ये देखो यांत्रिक में क्या हो रहा था, यांत्रिक में ये ट्रांसवर्स लिखा है, ये है अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ और ये है अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल। तो ये देखो माध्यम यहाँ पर आए तो यहाँ माध्यम के लंबवत कंपन कर रही है, तो ये ट्रांसवर्स हो गई, अनुदैर्घ्य हो गई। ये उसी के साथ में कंपन कर रही है, तो ये अनुप्रस्थ, ये अनुदैर्घ्य हो गई और ये अनुप्रस्थ हो गई। अगर इसको विद्युत चुम्बकीय में समझा जाए उसमें ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल पे कंपन कर रही है, लंबवत जा रही है, तो ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी अनुप्रस्थ। और इसके बाद अनुदैर्घ्य कौन सी होंगी, तो अनुदैर्घ्य ये वाली अनुदैर्घ्य कहलाएगी, ये वाली ऐसी जाती है, फिर एकदम से ऐसी ऐसी, फिर ऐसी ऐसी जा रही है, ये अनुप्रस्थ, ये अनुदैर्घ्य कहलाएंगी। और ये वाली माध्यम के 90 डिग्री एंगल में जा रही है, तो ये हमारी हो जाती है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ में क्या होगा, इन तरंगों में श्रृंगगर्त बनते हैं। श्रृंगगर्त क्या कहलाते हैं, तो ये तरंग है, जो नीचे का हिस्सा रहेगा, अब जैसे यहाँ ये बीच में से अपन ने एक्सेस डाल दी, तो ये जो नीचे का हिस्सा रहेगा ये हो जाएगा गर्त, और जो ऊपर का हिस्सा रहेगा ये वाला, ये हो जाएगा श्रृंग। तो ये होता है श्रृंग और गर्त। तो इन तरंगों में तो होता है अनुप्रस्थ में, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है, इन तरंगों में संपीड़न होता है और विरल होता है। संपीड़न मतलब बहुत सारे तरंग दैर्घ्य जो है, मतलब पास पास आ गई जो तरंग, फिर तरंग दूर दूर चली गई, तो ये विरल हो गई, और यहाँ पर ये संपीड़न हो गया इनका। फिर है अनुप्रस्थ में कि इनके संचरण के लिए माध्यम में दृढ़ता का गुण होना चाहिए, मतलब चलने के लिए, और इसके संचरण के लिए माध्यम में आयतन प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए। फिर यह तरंग केवल ठोसों में तथा जल के पृष्ठों पर भी संचित होती है, और ये तरंगें सभी प्रकार के माध्यम में संचरित होती हैं, मतलब हर माध्यम में चल सकती है।
फिर है इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, लेकिन जो अनुदैर्घ्य तरंग है इनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ध्रुवित का मतलब क्या होगा, तो जो अभी हमने इसके और पहले पढ़ा था पोलराइजेशन, क्या हो रहा था उसमें, ये शीट लगाते रहे थे एक, और फिर जैसे यहाँ से तरंगे जा रही है ऐसी वाली जा रही है, तो यहाँ हम मान लो कि ऊपर अकेली यही वाली चाहिए तो यही वाली आ जाएगी, तो हमने इसको क्या कर दिया, ध्रुवित कर दिया, छांट लिया उसमें से। फिर है ध्वनि तरंग क्या होती है, साउंड वेव क्या होती है, तो जिन तरंगों के कारण हमारे कण हमारे कर्णपटल कंपित होते हैं, या कर्ण आना था, कर्णपटल मतलब कान, और हमें सुनने का आभास होता है, उसे ध्वनि तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग दिखती कैसी, ये साउंड वेव, ये है साउंड वेव। म्यूजिक दिखा है अपन, उसमें ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे म्यूजिक चल रहा है, तो ये उसकी तरंगे बताते हैं, तो ये है ध्वनि तरंग। फिर तीसरी होती है द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंगे क्या होती है, तो गतिशील कणों से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। ठीक है, मतलब जो कण जो द्रव्य है, डी ब्रॉगली ने क्या बताया ये देख ले, देखो डी ब्रॉगली ने बताया कि अगर कोई भी कण है, मानो अगर वो चल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सीधा चल रहा है, वो कण के रूप में भी चलेगा, साथ ही साथ वो तरंग के रूप में भी चलेगा। तो एक कण के पास कण भी है वो एक ही टाइम पर, उसी में तरंग भी होती है, तो हर द्रव्य में तरंगे भी होती है, तो इन्हीं तरंगों को क्या कहती है, डी ब्रॉगली तरंगे। तो जैसे कि मान लो एक बॉल है, ठीक है बॉल, अब क्या होता है, ये पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उसके लिए तरंगे हम अलग से बता सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें, खुद की बात करें कि क्या हम में भी तरंग है, तो हाँ हम में भी डी ब्रॉगली तरंग है, लेकिन वो तरंग इतनी छोटी है कि वो नहीं दिखती, हम तरंगों के फॉर्म में नहीं चल पाते, क्योंकि हमारे पास जो मास है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तरंग बहुत ज़्यादा छोटी है। ये फिर अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं तरंगों की। तो तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो नियत चाल से माध्यम में संचरित होता है, मतलब नियत चाल से चलती रहती है। फिर जब तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम के सभी कण माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्त गति करते हैं, किंतु तरंग के साथ आगे नहीं बढ़ते, मतलब जो माध्यम में कण है वो वहीं यहाँ वहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ होते रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। और तरंग संचरण के द्रव्यात्मक माध्यम आवश्यक होते हैं, मतलब उसमें द्रव्यमान की जो भी मतलब माध्यम जो है वो आवश्यक है। फिर आवर्त गति के दौरान भिन्न भिन्न स्थितियों में कणों का वेग भिन्न भिन्न होता है। आवर्त गति मतलब किसी पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा है, वो उसकी आवर्त गति हो गई, तो आवर्त गति के दौरान उसकी स्थिति कहीं भी हो सकती है। ठीक है, मतलब वो गति करते करते कहीं भी हो सकता है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ऐसा कहीं हो सकता है। और तरंग गति में ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण माध्यम के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है, तो जो ऊर्जा है और संवेग जो है वो यहाँ वहाँ स्थानांतरित होते रहते हैं एक भाग से दूसरे भाग में, ये उसको संचरित करती रहती है। अब ध्वनि तरंगों के गुण क्या क्या होते हैं, तो इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम चाहिए। और ध्वनि तरंगों की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है, प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ध्वनि की चाल कितनी होगी, 332 मीटर पर सेकेंड। तो देखा जाए तो ये तो बहुत ही कम है इसकी तुलना में। अब ये और इस की चाल से, जो प्रकाश की चाल है, इससे ज्यादा किसी चीज का वेग है नहीं। फिर है ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगे है ये। इन तरंगों का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन एवं व्यतिकरण होता है।
ये तरंगे इतनी सब कुछ हो सकता है इसमें। फिर इन तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता, इनको हम नहीं बांट सकते। जो भी अनुदैर्घ्य तरंगे हो उनका ध्रुवण जो है वो नहीं होगा। फिर एक होती है प्रगामी तरंगे। तो ये क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या है? इन तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा संचरित होती है। इनमें माध्यम का प्रत्येक कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन गति करता है। ये तरंगे माध्यम में निश्चित चाल से आगे बढ़ती हैं और इनमें किसी भी क्षण माध्यम के विभिन्न कणों की कला भिन्न भिन्न होती है। अब कला क्या होगा? कला मतलब जैसे कि हमारे पास दो तरंगे हैं, ठीक है, एक ऐसी जा रही है और एक ऐसी जा रही है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों की कलाएं अलग अलग होंगी। एक यहाँ देखो, ये यहाँ जीरो से स्टार्ट हुई है, एक यहाँ ऊपर से स्टार्ट हुई है, तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर जाइए कि इन दोनों की कला अलग अलग हो सकती है। तो कला मतलब ये होगा। फिर उसके बाद प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होगा? तो माना कि प्रगामी तरंग एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन कर रही है, मतलब यहाँ जा रही है, ये जा रही है, एक्स अक्ष में जा रही है। अब इसका विस्थापन समीकरण क्या होगा? तो जब भी हम तरंग का समीकरण लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? y बराबर a साइन ओमेगा टी। अगर जैसे हम लिख रहे हैं तरंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको हम साइन के रूप में लिखते हैं। ओमेगा क्या हो जाएगा? कोणीय वेग, और टी उसके लिए समय है। और मान लो कि जैसे कि कोई जो है तरंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ इस पॉइंट से, तो हम उसको कॉस में लिखते हैं। अभी हमने यहाँ से ली है। और ये ए क्या है? ए है उसका आयाम। ये जो आगे लिखते हैं इसको कहते हैं आयाम। आयाम का मतलब होता है कि ये तरंग की इस अक्ष से इधर तक की दूरी कितनी है, वो उसका आयाम होता है। और ये जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य, उसको हम लिखते हैं लैम्डा से। इसको कहते हैं लैम्डा। तो हम इसको बताते हैं कि ये लैम्डा है। ठीक है, तो माना कि समय टी पर बिंदु पी पर कंपन की कला ओ के सापेक्ष फाई कोण पीछे हो, तब बिंदु पी पर कण का विस्थापन समीकरण। फाई कोण पीछे हो, देखो कंपन की कला ओ ये है, ओ के सापेक्ष फाई कोण पीछे, मतलब यहाँ से, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, मतलब वो कितने पीछे है? तो हमने मान लिया यहाँ से वो फाई कोण पीछे है। तो अब लिख दिया y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यदि प्रति एकांक दूरी पर कला परिवर्तन को k से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि हर दूरी पर, एकांक दूरी पर वो कितना परिवर्तन आ जा रहा है उसकी कला में, उसकी कला में k परिवर्तन आ जा रहा है, तो फाइव बराबर के एक्स हो जाएगा। अब फाइव का मान समीकरण 2 में रख देंगे, जो हमने अभी ये वाली समीकरण लिखी थी। तो फाइव का यहाँ रख दिया, के एक्स रख दिया। अब ओमेगा होते ही है 2 पाई/टी, तो ओमेगा की ये वैल्यू रख दी यहाँ पर इसमें। तो ए साइन 2 पाई अपॉन टी माइनस के एक्स, इसको ले लिया समीकरण 3। अब यदि तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो लैम्डा दूरी पर कला परिवर्तन 2 पाई होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखते हैं के बराबर 2 पाई अपॉन में लैम्डा। जैसे ये ओमेगा होता है 2 पाई/लैम्डा, 2 पाई/टी, ऐसे ही हमारे पास जो के है वो भी होता है 2 पाई/लैम्डा। तो यहाँ पर हम के की वैल्यू रख देंगे। अभी हमने कैसे रखी थी? ओमेगा की। अब यहाँ पर के की भी रख दी। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई/टी, नहीं 2 पाई अकेला आ रहा है, यहाँ से भी 2 पाई, यहाँ से भी 2 पाई। अब और क्या क्या बन सकता है? तो भी बराबर होता है लैम्डा अपॉन टी, ये भी होता है। अब ये भी क्या है? तो देखो हम लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल क्या है? भी। दूरी क्या है?
लैम्डा, क्योंकि वो दूरी इतनी हम नापते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, और समय क्या है टी, तो हमने यहाँ लिख दिया v बराबर लैम्डा बटे में टी। अब लैम्डा को इस साइड भेज दो तो v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। अब ये हो गया हमारा फोर्थ समीकरण। तो इस समीकरण से y बराबर a साइन 2 पाई, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लिया तो बचा कितना, और साथ में जो 1 अपॉन टी है उसकी वैल्यू कितनी रख दी, v अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर हमने रख दी 1 अपॉन टी की वैल्यू v अपॉन लैम्डा, तो ये आ गया v अपॉन लैम्डा, और t तो है ही, और 2 पाई कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या है, क्या क्या बचा, x अपॉन लैम्डा बचा, तो ये रख दिया x अपॉन लैम्डा। हमारे पास कितना आ गया, अब यहाँ से क्या आ रहा कॉमन, 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा कॉमन आ जाएगा, उसको बाहर ले लेंगे तो अंदर बच रहा है वी टी माइनस एक्स। तो ये आ गया प्रगामी तरंग का समीकरण। फिर ऐसे निकालना है अप्रगामी के लिए। तो अप्रगामी क्या होती है, तो जब समान आयाम तथा आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगें किसी 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 बद्ध माध्यम में एक ही चाल से एक ही मार्ग पर विपरीत दिशा में चलती है तो उसके अध्यारोपण के कारण उत्पन्न तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। देखो प्रगामी तो ऐसी थी, अब उसी में दो ले ली, यहाँ पर भी आ रही है यहाँ पर भी आ रही, तो ये अप्रगामी तरंग हो गई। अध्यारोपण का मतलब होता है उसी में एक के ऊपर एक चल रही, तो ये अप्रगामी हो गई। अप्रगामी की विशेषताएं कैसी होंगी, तो ये तरंगे अपने ही स्थान पर स्थिर रहकर फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, ये माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, मतलब यही यहाँ वहां ऊपर नीचे होती रहेंगी, फैलेगी सिकुड़ेगी लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा, इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, एनर्जी कहीं जा ही नहीं पाई क्योंकि वो एक ही जगह पर वाइब्रेट हो रही है। इन तरंगों के लिए बद्ध माध्यम का होना अति आवश्यक है, मतलब एक बंधा हुआ माध्यम, मतलब जो कि फैले ना। और निस्पंदों पर कंपन आयाम शून्य और प्रस्पंदों पर कंपन आयाम अधिकतम होता है। और क्या है, प्रस्पंद के दोनों ओर कण समान कला में होते हैं। तो ये हो गया अप्रगामी तरंग के लिए। अब इन दोनों में अंतर है, अप्रगामी और प्रगामी में क्या क्या होगा, तो ये तरंगे प्रगामी में, ये तरंगे माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं, अप्रगामी क्या करती हैं, वहीं फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। प्रगामी तरंगे क्या करती हैं, तो इन तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा का संचरण होता है, इसमें नहीं होता। फिर इन तरंगों में किसी भी क्षण माध्यम के सभी कण एक साथ अपनी माध्य स्थिति से नहीं गुजरते, मतलब एक साथ तो नहीं गुजरेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन तरंगों में एक आवर्त काल में 2 बार माध्यम के सभी कण एक साथ अपनी माध्य स्थिति से गुजरते हैं, क्योंकि ये वही सिकुड़ रहे हैं और फैल रहे हैं। फिर ये तरंगे किसी स्रोत द्वारा उत्पन्न की जाती है, और अप्रगामी तरंगे ये अध्यारोपण से उत्पन्न हो रही है, स्रोत से तो ही रही, साथ में अध्यारोपण से हो रही है, किसके, प्रगामी तरंगे अध्यारोपण से। और इन तरंगों में 2 क्रमागत श्रृंग और गर्त अथवा 2 क्रमागत संपीड़न या बेलन के बीच की दूरी लैम्डा के बराबर होती है। और यहाँ पर क्या होगा, इन तरंगों में 2 क्रमागत प्रस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 के बराबर होती है। तो इसमें प्रस्पंद निस्पंद चाहिए, इसमें श्रृंग और गर्त। वैसे प्रस्पंद निस्पंद क्या कहलाएंगे, ये है, ये होगा प्रस्पंद, ये होगा निस्पंद।